वॉर जोन में इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो बहुत ही भयावह है। स्पेस में अमेरिका वर्सेस रूस नजर आ रहा है और अगर ऐसा हो गया तो हो जाता एटमी युद्ध। अमेरिका के आसमान में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। उधर यूक्रेन की धरती पर F-16 उतरने वाले हैं और रूस ने अपनी धमकी को सच साबित करना शुरू कर दिया है। 11 घंटे तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान अमेरिका की दहलीज पर रहे और उन्हें वापस भेजने के लिए अमेरिका को F-16 उतारने पड़े। हर वक्त आसमान में न्यूक्लियर सायरन बज रहा है, मतलब दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। बात करेंगे दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के खतरे को लेकर जो खबर आ रही है, न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी अपडेट है। आसमान में आमने सामने रूस अमेरिका के फाइटर जेट देखे गए। अमेरिका के दरवाजे पर रूसी परमाणु बॉम्बर, मिसाइलों से लैस F-16 लड़ाकू विमान ने खदेड़ा। और आपको बता दें कि अलास्का के आसमान में वही हुआ जिसकी टेंशन सबको है, जो दहशत फैली हुई। अचानक न्यूक्लियर बॉम्बर से लैस लड़ाकू विमान अमेरिका की दहलीज पर पहुंच गए। आसमान वॉर जोन बन गया। अमेरिका ने भी अपने F-16 उतार दिए। मतलब साफ, अमेरिका रूस के बीच कुछ भी सामान्य इस वक्त नहीं है। यूक्रेन को F-16 देने के ऐलान के बाद जंग में परमाणु खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइए आपको बताते हैं कि अलास्का के आसमान में आखिर हुआ क्या है। अलास्का की हवाई सीमा पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर देखने को मिले हैं। अमेरिका के आसमान में रूस के Tu-95 MS परमाणु बॉम्बर और 2 मई 2024 को अलास्का एयर जोन में 4 रूसी विमान ट्रैक हुए हैं। वहीं रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर को खदेड़ने के लिए F-16 विमान उड़े। अलास्का एयर जोन से Tu-95 MS को जाने पर मजबूर किया। Tu-95 MS विमान के साथ Su-35S और Su-30SM भी थे। Tu-95 MS ने बेरिंग सागर के ऊपर 11 घंटे तक उड़ान भरी है और इस बात का दावा लगातार किया जा रहा है। तो अब तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल रूप में आसमान में जंग छिड़ती हुई दिख रही है। और अब बात करेंगे रूस के एटमी खतरे के खिलाफ यूरोपीय देशों के काउंटर प्लान की। रूस के एटमी खतरे का जवाब अब नाटो देगा। रूस के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन का एटमी प्लान अब तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है न्यूक्लियर वेपन का चक्रव्यूह बनाएंगे। न्यूक्लियर शील्ड से रूस को मिलेगा करारा जवाब। रूस के खिलाफ यूरोप में तैनात होगी फ्रांस की 300 एटमी मिसाइल। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में मैक्रो का विस्फोटक दावा। देखिए, बहुत बड़ा दावा किया गया है। एटमी शील्ड से रूस को अब जवाब मिलेगा और इससे लेकर कुछ और जानकारी आ रही है, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। फ्रांस ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत आखिर क्यों? दरअसल फ्रांस ब्रिटेन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है और फ्रांस ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन को लेकर विचार भी करना चाहिए। यूरोप में न्यूक्लियर वेपन को लेकर मैक्रो के बयान से हड़कंप मचा हुआ है। मैक्रो पहले भी यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर की जरूरत जता चुके हैं। परमाणु हथियार यूरोपीय संघ के सुरक्षा बहस का हिस्सा हो, ये मैक्रो कह चुके हैं। अब जो ये खबर आई है वो इकोनॉमिक सोर्स के हवाले से आई है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि फ्रांस ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत आखिर क्यों है, ये बहस क्यों छिड़ी हुई थी और कैसे इस बात की मांग या इस बात की रिक्वायरमेंट फ्रांस की तरफ से आगे बढ़ी थी। और आपको बता दें कि यूरोप में न्यूक्लियर वेपन, दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर वेपन है। कुछ और जानकारी आप तक दिखा रहे हैं। दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति और ब्रिटेन के पास 215 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो आंकड़ा सामने आया। यूरोप में फिलहाल 515 न्यूक्लियर हथियार हैं। जी, आगे जानकारी जो है वो ये भी है कि यूरोप में अमेरिका के 5 बेस पर तकरीबन 100 न्यूक्लियर वेपन है। इतना ही नहीं, दुनिया के 9 देशों के पास कुल 13,000 न्यूक्लियर हथियार है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है यूरोप में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के। और साथ ही साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी आपको बता दें। और ये खबर जो है वो देश से जुड़ी हुई खबर है, देश की सियासत से जुड़ी हुई। पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? पीएम ने कहा है टीएमसी सरकार में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। टीएमसी ने हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। मोदी मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बर्धमान पहुंचे पीएम मोदी ने हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाकर ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है।
ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी ने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो है विभाजन की राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उनके भाषण में जो है एक नफरत की भाषा, एक लोगों के बीच जो है तोड़ने की भाषा। और पश्चिम बंगाल के वर्धमान में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी नेता के जहरीले बयान का भी जिक्र किया। 2 दिन पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को भागीरथी में बहा देने की बात कही थी। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? 2 दिन पहले टीएमसी एमएलए ने हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की बात कही थी। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी मैदान में अब हिंदू मुसलमान पर सियासत गर्म है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति हिटलर के युग के दौरान यहूदी जैसी है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहा है घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा है कि ओवैसी अनर्गल बयान देकर मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के लोग अनर्गल बयान देकर ये अपनी रोटी सेकने के लिए अपने को एक कहना चाहिए कि मुसलमानों का नेता बनने चले हैं, तो इन्होंने इतने सालों तक सिर्फ लूटने का काम किया मुसलमानों को, तो ये मुसलमानों के नेता तो नहीं बन सकते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में हिंदू विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू विरोधियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हुंकार भरी। इंदौर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। क्या तो देश भर में जहाँ भी सनातन विरोधी स्कूल संचालित है, विद्यालय संचालित है, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। तिलक, चंदन, चोटी, माला, कलावा हमारा अधिकार है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। और ये जो भी विद्यालय बंद करेगा उस विद्यालय के लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई। बाबा ने हिंदू धर्म अपनाने वालों पर हो रहे हमलों पर जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये हमले बंद नहीं हुए तो बजरंग दल और करणी सेना जवाब देंगे। ये मूर्खता है, ये बंद करें। कानून है इस देश में, संविधान है, और वरना अगर नहीं मानेंगे तो फिर बजरंग दल, करणी सेना हमारा परिवार है। इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में कहा है कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास करने वाले 2 खेमों के बीच हो रहा है। एक खेमा
राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा। एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ओडिशा के पुरी से चुनावी मैदान में है। TV9 से खास बातचीत में संबित पात्रा ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी बदल दिया है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने परिभाषा बदल दी है हिंदुस्तान की राजनीति की। अब जो परिभाषा है वो परफॉर्मेंस की राजनीति की है। आपको अगर राजनीति करना है, अच्छा करना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, बिना परफॉर्मेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि भविष्य के लिए हम जो युवा नेता हैं, हम सबको परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही जनता नापेगी या तौलेगी। हमें काम करके दिखाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम करने पे विश्वास रखते हैं। मेरे साथी जो यहाँ विधायक लड़ रहे हैं वह भी युवा हैं और स्वाभाविक रूप से अनेकों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार वह भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। मैं तो अपने विरोधी के विषय में बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनका कर्तव्य है, उन पार्टी ने टिकट दिया है, उनकी पार्टी ने, वो लड़े। मैं लड़ने शब्द में ही विश्वास नहीं रखता है, मैं करने वाले शब्द में विश्वास रखता हूँ। 5 वर्ष जहाँ पिछली बार से मैं हारा था, वहाँ 5 वर्ष में टिका रहा, वहाँ काम किया, वहाँ का रिपोर्ट कार्ड मैंने जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को राम विरोधी और सनातन विरोधी बताया है। जेपी नड्डा ने और क्या कहा है, सुनिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के राह में रोड़े अटकाने की बहुत कोशिश की। उनके वकील ने कोर्ट में केस को लटकाने के लिए कहा था। ये राम विरोधी भी है, ये सनातन विरोधी भी है और ये देश विरोधी ताकतों को के पोषक है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब मैं राम विरोधी कहता हूं, आप बताइए यूपीए में सोनिया गांधी के टाइम पर आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? किया था कि नहीं किया? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है? ये लिखा था कि नहीं लिखा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस को लटकाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? अटकाया था कि नहीं, भटकाया था कि नहीं, लटकाया था कि नहीं? और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। नामांकन के आखिरी दिन तक कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने रायबरेली से अपना नामांकन कर दिया। राहुल के अमेठी का चुनाव मैदान छोड़ने के बाद बीजेपी के नेता तरह तरह से तंज कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी नेता इसे लेकर भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी ले रहे हैं, लेकिन राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले का जवाब महाराष्ट्र के पुणे में दिया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी आवाज दबाई जाती है, लेकिन बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस झुकने वाली नहीं।
जैसे जैसे तीसरे चरण की वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी की होड़ लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस को विरासत टैक्स और आतंकवाद पर घेरने में जुटी है, तो कांग्रेस बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि हम जब भी गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। हम गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना बीजेपी वालों, हम कटेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। उसूलों के लिए लड़ रहे हैं हम, और हमारे उसूल ये देश के लिए, अच्छाई के लिए है। और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी सभाओं में बीजेपी पर लगातार हमले कर रही हैं। यूपी के फतेहपुर सीकरी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। तो उनको पता कैसे चलता है? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि ज्यादा सत्ता होने पर अहंकार आ जाता है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी आलाकमान सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए आसपास के लोग सच बोलने से डरते हैं। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के सच लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? प्रियंका गांधी शुक्रवार को यूपी के फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक रोड शो भी किया। और बड़ी खबर है, अमेठी चुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान। आशा है अमेठी नफरत फैलाने वालों को हराएगा। स्मृति ईरानी को ट्रैक करते हुए फवाद ने तंज कसा है। अमेठी से केएल शर्मा है कांग्रेस के उम्मीदवार। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी को धमका दिया। चुनावी भाषण के दौरान माइक बंद होने के बाद बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा नाराज हो गए। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं ये है बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की सभा में अचानक माइक बंद होने से ऑफिस से बाहर हो गए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी नेता थाना प्रभारी को धमकाते नजर आ रहे हैं। सभा में हजारों लोग मौजूद हैं। उसके बीच पटवा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को मंच से ट्रांसफर की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए पटवा क्या कह रहे हैं। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन। पटवा थाना प्रभारी को धमकी दे रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस दौरान कुछ ज्यादा नहीं बोले। शिवराज पटवा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद माइक चालू हुआ और शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अपना भाषण दोबारा शुरू किया। धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। अब सवाल है कि माइक खराब होने पर थाना प्रभारी को इस तरह सरेआम धमकी देना कितना जायज है। बीजेपी नेता इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी फंस गए हैं। इस मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं जीतू पटवारी के बयान ने चुनाव के बीच बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया है। कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा करना
इसका जवाब इस चुनाव में तो जनता देगी ही। मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी जी आपको ऐसा कर देंगे कि आप कभी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उधर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी और कहा कि उनकी बातों को गलत संदर्भ में लिया गया। और एक और बड़ी खबर रही यूपी के आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। नाराज लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस की मौजूदगी में ही जमकर पीटा। आज के प्रदेश में पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के आगरा में भाषण दे रहे थे, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। ये घटना आगरा के फतेहाबाद में उस समय हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे भी लगाए। आरोपी के पकड़े जाने के बाद नाराज लोगों ने युवक की मौके पर ही पिटाई भी की। पुलिस वालों को युवक को भीड़ से बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ से युवक को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को पिस्टल भी निकालनी पड़ी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर स्याही भी फेंकी गई थी और काफिले को काले झंडे दिखाए गए थे। मौर्य पर जूता फेंकने वाले युवक का नाम धर्मेंद्र धाकड़ है। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पदाधिकारी बताया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। संजय निरुपम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। निरुपम 20 साल बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। संजय के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी शिवसेना से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज 20 वर्ष के बाद मैं फिर से शिवसेना में आ रहा हूं। मेरे रगों में बाला साहब जी का विचार है, मेरे मतलब सांसों में शिवसेना रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना को मजबूत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। अब मुझे कुछ तय नहीं करना है। मुझे एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भरोसा है। मुख्यमंत्री जी जो जवाबदारी देंगे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। शिवसेना में शामिल होते ही संजय निरुपम ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आह्वान किया कि डरो मत, लड़ो। और जब लड़ने का टाइम आया तो डर के मारे अमेठी छोड़ के भाग गए हारने के डर से। निश्चित तौर पर इसका बुरा असर पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित वेमुला केस से जुड़ी हुई है। रोहित वेमुला की क्लोजर रिपोर्ट पर ये बड़ी खबर है। रोहित की मां ने रिपोर्ट की दोबारा जांच की मांग की है। रोहित की मां ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। दोबारा जांच पर कोर्ट फैसला करेगा। पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर की है क्लोजर रिपोर्ट और इसी पर ही जो रोहित की मां है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। याचिका दायर की गई है कोर्ट में और इस मामले में दोबारा जांच पर कोर्ट फैसला करेगा। पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर की है क्लोजर रिपोर्ट इस केस में। तो एक बार फिर से हम आपको खबर बता दें, रोहित वेमुला का केस जिसमें क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई और रोहित की मां ने रिपोर्ट की दोबारा जांच की मांग रखी है। और आपको बताते हैं, दलित नहीं था रोहित वेमुला। तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको बताने जा रहे हैं। रोहित वेमुला को पता था कि वो दलित नहीं था। असली पहचान जाहिर होने के डर से आत्महत्या की। डर था कि सच्चाई सामने आ गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। रोहित को पता था कि मां ने एससी सर्टिफिकेट दिलाया था। इसी सर्टिफिकेट से अपने करियर में आगे बढ़ा था वेमुला। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने ये भी कहा है क्लोजर रिपोर्ट में, वेमुला ने जनवरी 2016 में आत्महत्या की थी। हाईकोर्ट को तेलंगाना पुलिस ने सौंपी है क्लोजर रिपोर्ट और रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए उकसाने के सबूत नहीं मिले। रोहित पढ़ाई में खराब प्रदर्शन के चलते भी तनाव में लगातार था। तो इस केस से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में बताई है क्लोजर रिपोर्ट के दौरान। क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर बवाल मच गया है।
हैदराबाद में ये विरोध प्रदर्शन रोहित वेमुला की मौत के मामले में उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ हो रहा है, जिसे तेलंगाना पुलिस ने दाखिल किया है। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस की ओर से कहा गया है कि रोहित वेमुला ने इस बात को लेकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि रोहित वेमुला कई चीजों को लेकर तनाव में थे। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं थे, बल्कि जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। असली जाति का पता लगने के डर से रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि क्लोजर रिपोर्ट पर लगातार सियासत भी तेज होती जा रही है। ये मामला बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैंने अभी रिपोर्ट नहीं देखी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। तो इस केस में क्लोजर रिपोर्ट जब दाखिल हुई तो रोहित वेमुला की मां की तरफ से कहा गया है कि इस केस में इस बात की दोबारा जांच होनी चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट की क्या कुछ कहा गया, किस तरह से सियासत आगे बढ़ रही है इस केस में, आपको सुनवाते हैं। सर, आपके वाले पे उनको कहा गया कि दलित नहीं, मुझे नहीं, मैं वो पढ़ा नहीं, जजमेंट मुझे ला के दो, देखता। सर, आपके वाले पे उनको कहा गया कि दलित नहीं, मुझे नहीं, मैं वो पढ़ा नहीं, जजमेंट मुझे ला के दो, देखता। रोहित वेमुला की आत्महत्या हमारे लिए एक झटका थी, क्योंकि हम केंद्र सरकार में थे और हम सेंसिटिव हैं। वो दलित थे या नहीं थे ये कोई इशू नहीं था। इशू ये था हमारे लिए कि एक देश का युवा आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई। एक केंद्र सरकार की तरह हम संवेदनशील थे उस वक्त भी और आज भी हैं, लेकिन तो सवाल उन लोगों पे उठना चाहिए कि इसी रोहित वेमुला के चक्कर में 1.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया था। कहा गया था कि दलित विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, आदिवासी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी। यही राहुल गांधी थे, ये फर्जी झूठे राहुल गांधी उस वक्त नाटक कर रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, यूट्यूबर एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। पुलिस के दर्ज मामलों के आधार पर ईडी का एक्शन। जल्द एल्विश यादव से पूछताछ करेगी ईडी। 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले के आधार पर यह केस दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। जितेंद्र, एल्विश यादव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया है, क्या जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव के खिलाफ PMLA के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ईडी के द्वारा। लखनऊ ब्रांच जो है ईडी की वो इस मामले की तफ्तीश करेगी। जाहिर सी बात है, अब आने वाले वक्त में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हाल ही में नोएडा पुलिस ने जो सांपों के जहर वाला जो केस था उसमें बाकायदा अपनी चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में एल्विश यादव का भी नाम है। इसके अलावा उधर ईडी द्वारा मुकदमा दर्ज कर लेना PMLA का, जाहिर सी बात है दोहरी जांच एजेंसियों की मार अब एल्विश यादव को पड़ी है। इसके अलावा एल्विश यादव से जल्द संबंध कर पूछताछ भी की जाएगी, और पूछताछ इस बात को लेकर होगी जो गाड़ी का काफिला उनके साथ चलता है। फिर इसके अलावा जो सांपों के जहर को की खरीद फरोख्त का जो मामला है उसको लेकर भी एल्विश यादव से पूछताछ की जा सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूछताछ होगी और उसी को लेकर एल्विश यादव जल्द अब ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी अपडेट देने के लिए। तो जल्द ही अब एल्विश यादव ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी अब एल्विश के ऊपर दर्ज किया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग का बवंडर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खुरपाताल के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस नैनीताल के खुरपाताल के जंगलों में आग ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। जंगलों में एक बार फिर आग धधक पड़ी है। आग ने एक बार फिर जंगल के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया है। विनाशकारी आग से आसपास के इलाकों में धुआं छा गया। इस आग का असर नैनीताल पर भी देखने को मिल रहा है। जहां भी देखो आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के बीच वन विभाग असहाय नजर आ रहा है। हालांकि सीमित संसाधनों के साथ कई स्थानों पर विभागीय फील्ड स्टाफ द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में धधक रही आग उनके लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। जंगल जलने से जंगली जानवरों को पानी तक नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि ये आग टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के जंगलों तक फैली हुई है।
जंगलों में आग की वजह से जहां राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के जंगलों में आग के अब तक 64 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक आग की 868 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब एक बहुत चौंका देने वाली खबर ये कि रेगिस्तान में सैलाब आ गया। संकट में दुबई और सऊदी अरब है, रियाद है। करीब 2 हफ्ते पहले यूएई में भारी बारिश की वजह से जानलेवा सैलाब आया था, वो तस्वीरें आपने देखी थी। इसके बाद सऊदी अरब में भी जबरदस्त बारिश हुई है। अब सऊदी अरब से अभी सैलाब का पानी निकला भी नहीं था कि यूएई में फिर बारिश शुरू हो गई और रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने। लोग सैलाब का सामना लगातार कर रहे हैं और मुसीबत में। रेगिस्तान में ऐसा सैलाब कि सड़कें डूब गई। झुलसती गर्मी से परेशान रहने वाले लोगों के लिए पानी ही मुसीबत बन गया। ये सऊदी अरब और यूएई की तस्वीरें हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गुरुवार को दुबई के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। यहां मौजूद दुनिया के दूसरे सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को रोकना पड़ा। दो हफ्ते पहले भी यूएई में बारिश मुसीबत का सैलाब लेकर आई थी। अब एक बार फिर बारिश और तूफान की वापसी ने लोगों को डरा दिया है। 12 घंटे के अंदर दुबई में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। अबू धाबी में 24 घंटे में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। यूएई में बारिश का आंकड़ा औसत बारिश से 4 गुना अधिक है। सऊदी अरब में भी बारिश से तबाही मची है। सऊदी अरब की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां बहने लगी। सऊदी अरब के अल कासिम प्रांत में बारिश के बाद शहर के बीच से अचानक तूफानी रफ्तार में पानी बहने लगा। बारिश का असर सबसे अधिक सऊदी के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिला है। मदीना की मस्जिद अल नवाबी के पास भारी बारिश हुई। इस दौरान मस्जिद के भीतर भी पानी बहने लगा। सऊदी के शहरों में बेहद कम बारिश होती है, इसलिए यहां पानी निकालने का सिस्टम भी नहीं बनाया गया है। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बारिश कराने की कोशिशों की वजह से इन इलाकों में बेहिसाब बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने TV9 ग्रुप को लेकर क्या कहा है, पीएम ने कैसे TV9 की तारीफ की है, दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा मैंने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा जी, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर।